association with Himalaya Green Tea Tulsi. नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या दफ्तरों में फिर से वर्क फ्रॉम होम होगा? और क्या शादियों के बड़े आयोजनों पर फिर से रोक लगेगी? फिर से के साथ ऐसे सवाल फिर से पूछे जाने लगे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा हम सब तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में कुल 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट होने की पुष्टि हो ही गई थी पहले, और इसमें चिंता की बात यह भी है कि एक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, माने वो विदेश नहीं गया था। तो उस तक ओमिक्रॉन कैसे पहुंचा? क्या देश में बड़े स्तर पर ओमिक्रॉन फैलने की आशंका है? कोरोना का वेरिएंट है नया, बच्चों को ओमिक्रॉन से कैसे बचाएं? टीकाकरण का क्या हाल है? इन सारे सवालों पर शो में आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई पाकिस्तान को लेकर हमारे ऑब्सेशन ने। एक मुल्क जो 1947 में हमसे अलग हो गया था, उसकी याद जैसे हम भुला नहीं पा रहे। तभी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ चुनाव से लेकर टिड्डी और टिड्डी से लेकर प्रदूषण तक हमें पाकिस्तान की याद आ ही जाती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे को लीजिए। केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में विधायिका और कार्यपालिका ने इतना बढ़िया काम किया कि न्यायपालिका दखल देने से खुद को रोक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कई दौर बीत चुके हैं, आज फिर से तारीख लगी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने हलफनामा दायर करके बताया कि हमने टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं जो रोज बैठक करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। ये फ्लाइंग स्क्वाड पूरे दिल्ली एनसीआर में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के फैसले को लागू करने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने यह आदेश केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आयोग ने कई फैसले लिए थे। आज 3 दिसंबर को इन फैसलों के बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी। कमीशन की तरफ से ईंधन का प्रयोग ना करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपत्ति जताई। यूपी की सरकार की तरफ से कहा गया कि इस प्रतिबंध से उत्तर प्रदेश के गन्ना और दूध से जुड़े उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। यूपी सरकार की तरफ से यह भी कह दिया गया कि दिल्ली में प्रदूषित हवा पाकिस्तान से आ रही है। इस दलील के जवाब में सीजीआई एनवी रमन्ना ने पूछा कि क्या तब आप ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाएं? पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है और प्रकृति रैडक्लिफ लाइन को मानती नहीं है। ऑब्वियसली ये समझ आने वाली बात है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों देशों के काम एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, हमारे उनके और उनके हमको। लेकिन जब एक सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को ये बता देती है कि प्रदूषित हवा पाकिस्तान से दिल्ली आ रही है और साथ में ये भी कह देती है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों का राजधानी में प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, तो बात समझ से परे जाने लगती है, या वो समझ में आने लगता है कि किसके समझ से परे क्या है। ईंधन या बिना ईंधन के उद्योगों के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी गतिविधि का असर दिल्ली के वातावरण पर पड़ता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो विसिनिटी में है। वो वाला पश्चिम उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से लगा हुआ है, नोएडा, गाजियाबाद और पास के जिले जैसे हापुड़, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा और पंजाब में जो होता है उसका असर हम दिल्ली पर देखते हैं। और ये समझने के लिए आपको वकील या पर्यावरण विशेषज्ञ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस नाम की चिड़िया होती है जिसे पत्थर नहीं मारना होता है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई जिनमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वो सरकार चलाने के लिए किसी और को नियुक्त कर देगा। कोर्ट ने भी माना कि उसने ऐसी टिप्पणी नहीं की और मीडिया को जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कोर्ट की तरफ से वैसे ये भी कहा गया कि मीडिया का एक हिस्सा उसे विलन के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। हालांकि कोर्ट ने इन सारी बातों में इस बात को जोड़ा कि वो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। दूसरे सुर्खी में बात संसद की। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन जारी रहा। विपक्ष के धरने के विरोध में बीजेपी सांसदों ने भी आज प्रदर्शन किया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संसद में आज पहली बार मोदी सरकार ने माना कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है, लेकिन ज्यादा खुश मत होइए। आंकड़ा क्या दिया है वो भी आप सुन लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में बताया कि ऑक्सीजन की कमी से देश भर में केवल पंजाब के 4 लोगों की मौत हुई है। मांडविया ने बताया कि केंद्र सरकार ने 19 राज्यों को 3 बार पत्र लिखा और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्यौरा मांगा, लेकिन केवल पंजाब ने ही ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात स्वीकार की।
और उसके साथ भी संभावित कारण जोड़ा। इससे पहले 20 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्यौरा मांगा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत हुई। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, ऐसा कहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस जवाब पर काफी हंगामा हुआ था। अब हमें काफी डर लगने लगा है। डर इस बात का कि किसी दिन अगर सभी राज्य केंद्र को लेकर ये नहीं देंगे कि आज सूरज निकला है, तो कहीं सरकार सदन को ये ना बता दे कि राज्यों ने सूरज निकलने की स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि अभी दिन है या रात। तीसरी सुर्खी में बात चक्रवाती तूफान जवाद की। यह चक्रवाती तूफान 4 दिसंबर यानी कल सुबह ओडिशा के समुद्री तटों से टकरा सकता है। फिलहाल ये तूफान करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बंगाल की खाड़ी से तट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कल सुबह यानी कि शनिवार सुबह यानी कि 4 दिसंबर की सुबह इसके 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाने की संभावना है जब ये समुद्री किनारे से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तट से टकराने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। खतरे को देखते हुए ओडिशा के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को हटाया भी जा रहा है, सुरक्षित इलाकों में ले जा रहे हैं और एनडीआरएफ की 29 टीम्स को तैनात कर दिया गया है। ये तो सुर्खियां, आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। गुरुवार तक यानी कि 2 दिसंबर तक हम इस बात का शुक्र मना रहे थे कि चलो हमारे देश में अभी ओमिक्रॉन आया नहीं। बुधवार को तो सरकार ने संसद में अपनी पीठ ठोक कर कहा था कि ओमिक्रॉन का संक्रमण भारत तक ना पहुंचे इसके पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन जैसा कई हेल्थ एक्सपर्ट्स अंदेशा जता ही रहे थे, ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले ही भारत पहुंच चुका था और गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि भी की गई। अभी तक देश में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है कोरोना संक्रमण में। दोनों मामले कर्नाटक के हैं। अब हम भी उन देशों की सूची में आ चुके हैं जहां ओमिक्रॉन पहुंच गया है और इसके साथ ही जुड़ती हैं कई तरह की आशंकाएं, जैसे कि क्या भारत में बड़े स्तर पर संक्रमण फिर से फैल सकता है, कि बच्चों को ज्यादा खतरा है और क्या तीसरी लहर आएगी। इन सभी सवालों पर आइए एक एक करके बात करें। पहला और जरूरी सवाल यह है कि क्या भारत में और भी ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल सकते हैं, मतलब कि क्या संक्रमण फैल चुका है। इसका जवाब अब दक्षिण अफ्रीका से समझिए। दक्षिण अफ्रीका में 9 नवंबर को एक मरीज का सैंपल लिया गया। उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद 25 नवंबर के आसपास मालूम चला कि यह तो कोई नई आफत है, मतलब पहले के डेल्टा बीटा जैसे वेरिएंट्स को अलग से अलग एक नए तरह का वेरिएंट मिला, जिसका बाद में WHO ने ओमिक्रॉन नाम रखा। दूसरा क्यों नहीं रखा पूछिएगा, नहीं पूछना है तो आप दुनियादारी का वो एपिसोड देख सकते हैं जिसमें हमने इसकी नेमिंग को लेकर बात की थी। मतलब ये कि कम से कम 9 नवंबर से तो ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद था, वजूद में आ गया था। मुमकिन है कि इसके काफी पहले से ओमिक्रॉन रहा हो। इसका मतलब यह है कि लगभग महीने भर से ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका और इसके आसपास के अफ्रीकी देशों में था। दूसरी जगह भी हो सकता है डिटेक्ट वहां हुआ हो, और जब दुनिया को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद जो टेस्टिंग मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, तब कई लोग अफ्रीका के देशों से होकर यात्रियों के रूप में माफ कीजिएगा, भारत या दुनिया के और देशों में गए हैं, जैसे सामान्य तौर पर होता ही है। और इस तरह से ओमिक्रॉन भी अफ्रीका के बाहर पहुंच गया। जैसे ही भारत समेत दुनिया के देशों ने मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करवाई, ओमिक्रॉन के मामले धड़ाधड़ सामने आने लगे। भारत के मामले में आप एक और चीज समझिए, कर्नाटक में जो 2 मरीज मिले हैं उनमें से एक तो दक्षिण अफ्रीका से आया है, लेकिन 40 साल के जो दूसरे मरीज हैं वो स्थानीय डॉक्टर हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, मतलब देश के बाहर से वो नहीं आए हैं, फिर भी उनमें ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट के किसी और मरीज के संपर्क में आने से डॉक्टर में संक्रमण फैला होगा, लेकिन वो मरीज कौन था उसका पता अब तक नहीं चला है। कहने का मतलब यह है कि जिन 2 मरीजों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके अलावा भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, विदेश से भारत लौट रहे दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे आज जयपुर से जानकारी आई कि अफ्रीका से लौटे 4 लोग पॉजिटिव मिले। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे 9 लोग भी पॉजिटिव आए। तमिलनाडु में सिंगापुर और यूके से आए 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। आज संसद में भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अभी तक खतरे की श्रेणी में रखे गए देशों से आए 16,000 लोगों की कोरोना जांच की गई है। इनमें से 18 लोग पॉजिटिव मिले। अब इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण है या किसी और वेरिएंट का, ये जीनोम सीक्वेंसिंग से तय होगा, और जीनोम सीक्वेंसिंग में थोड़ा वक्त लगता है। तो बहुत मुमकिन है कि देश में अगले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के और भी मामले सामने आए। दूसरा सवाल, भारत में संक्रमण पहुंच गया है तो क्या अब केसेस में तेजी से इजाफा हो सकता है, मतलब क्या तीसरी लहर जैसा कुछ होने की आशंका है।
तीसरी लहर वाले सवाल का जवाब आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के बाहर भी मामले आ रहे हैं और वायरस के इस वेरिएंट को देखते हुए लग रहा है कि भारत समेत और भी देशों में ये वेरिएंट फैलेगा, लेकिन किस तेजी से और किस स्तर तक संक्रमण फैलेगा ये अभी साफ नहीं है। और सबसे खास बात ये कि बीमारी कितनी गंभीर होगी इस पर भी अभी पूरी जानकारी नहीं है। बीमारी की गंभीरता का मतलब कितने मरीजों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने फीसद को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या डेल्टा वेरिएंट जैसे हालात हो सकते हैं जो विभीषिका हमने साल की शुरुआत में देखी, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है। तो सरकार ने तो ये गोलमोल जवाब दे दिया, बताया लेकिन सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो सबसे बड़ा डर बताया जा रहा है वो है इसकी संक्रामकता का होना, मतलब ये बहुत तेजी से फैल सकता है ऐसा कहा जा रहा है। फिर से हम साउथ अफ्रीका के उदाहरण से समझते हैं। वहां गुरुवार को माने कल 11,535 नए मामले सामने आए। 2 दिसंबर का दिन था। एक हफ्ते पहले तक रोजाना वाले मामले इसके आधे थे, मतलब हफ्ते भर के दौरान मामले दोगुने हो गए हैं और आशंका ये भी है कि संक्रमण का ग्राफ और ऊपर जा सकता है। तो दुनिया के बाकी देशों की तरह ही भारत में भी मामले बढ़ने का डर तो है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत में टीकाकरण की रफ्तार तेज की जाएगी और जिस स्तर पर दूसरी लहर के दौरान संक्रमण फैला था, इन फैक्टर से ये लग रहा है कि बीमारी की गंभीरता उतनी नहीं रहेगी और इस आधार पर सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए डॉक्टर्स को। जो वायरस आपका 1 महीने 1.5 महीने पहले डिटेक्ट हो गया है आउटसाइड इंडिया और लाजमी था, आना ही था इंडिया में, सो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट दिस वायरस इज गोइंग टू कम टू इंडिया एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? I feel that we should be calm, we should be quiet, we should be calm, but definitely we should be vigilant. So as a doctor or as an individual or as a citizen, your next question is going to be, sir, what we should do? We need not to panic, right? With our initial report, what we know is a milder virus. Even if we say it's a preliminary report, it can turn out to be severe. What happened in the past, that Delta, which was initially turned to be mild, ultimately turned out to be very serious one. But we need to use COVID appropriate behavior. That is the baseline that we need to understand. अब आते हैं टीके के सवाल पर कि क्या ओमिक्रॉन के सामने टीके बेअसर हैं। मतलब अभी जितने टीके दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण से बचा पाएंगे क्या? इस पर पहले वो जवाब सुनिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया है। ऑब्वियसली वही जिम्मेदार है भारत में। मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इस तरह की बातों को साबित करने के लिए फिलहाल कोई तथ्य नहीं है। आपने साफ साफ सुना, वैक्सीन प्रभावी नहीं है ऐसा सजेस्ट नहीं करता है कोई, मतलब प्रभावी हो भी सकता है, डेटा फिलहाल नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ स्पाइक जीन वैक्सीन का असर कम कर सकते हैं। हालांकि वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यूनिटी बेहतर होती है, तो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा तो बेहतर होगी ही। आगे मंत्रालय ने कहा कि इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन लगवाने वालों को बीमारी उतने गंभीर रूप में परेशान नहीं करेगी। ये तो भारत सरकार के जवाब की बात। दुनिया भर में भी ये देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन लगवा चुके लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में भी जो पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज आया कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसकी बात हो रही बार बार, तो हम शॉर्ट में ओमिक्रॉन ही कह दे रहे हैं। यूएस में जो मिला उसका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका था। अफ्रीका या और भी देशों में ऐसे मामले पहले आ चुके हैं। हालांकि WHO समेत दुनिया के वैज्ञानिक टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार भी ऐसा ही जोर दे रही है। वैसे टीकाकरण की बात आई है तो भारत में टीकों पर भी बात कर लेते हैं। देश में अब तक करीब 1 अरब 26 करोड़ टीके लग चुके हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में ये एक बड़ा नंबर है। पहला डोज करीब 80 करोड़ लोगों को लग चुका है, जबकि दोनों डोज करीब 46 करोड़ लोगों को ही लगे हैं। देश में टीकाकरण के योग्य वयस्क आबादी करीब 94 करोड़ मानी गई है। इस लिहाज से 85% लोगों को कम से कम 1 डोज मिल गया है और 49% लोगों को दोनों डोज मिल गए हैं। इसका मतलब यह है कि देश के आधे वयस्कों का ही टीकाकरण अभी पूरा हुआ है। जून में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि साल के आखिर तक सारे वयस्कों के टीकाकरण का प्लान है। जुलाई के बाद देश भर में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी भी। बीच बीच में वो मौके भी आए जब देश में टीकाकरण के रिकॉर्ड बनाए गए। एक दिन में 2.5 करोड़ डोज, 100 अरब का टारगेट पूरा। इस तरह के मौक़ों पर खूब विज्ञापनबाजी भी हुई। लेकिन असली बात यह है कि देश में अभी आधी आबादी का टीकाकरण पूरा होना बाकी है
और ऐसा लग नहीं रहा कि दिसंबर के आखिर तक सरकार ये टारगेट पूरा कर पाएगी। लग नहीं रहा, हो सकता है हम गलत साबित हों। और ये सिर्फ वयस्क टीकाकरण की बात हम अब तक के हमने की है। दुनिया के कई देशों में महीनों पहले ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया था। यूएस, यूके, अर्जेंटीना, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन सारे देशों में बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। कई देशों में बूस्टर डोज यानी कोरोना की दोनों डोजेस के बाद एक और डोज लगाने की बात भी हो रही है। कुछ जगह लग भी रहे हैं। और हम इस मामले में अभी तक कहां पहुंचे हैं, हम आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में, सरकार के ही नंबर्स में बता चुके हैं। आज संसद में सरकार से पूछा यह भी गया कि बताइए बच्चों को वैक्सीन कब लगवाएंगे। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वैज्ञानिक सलाह के आधार पर जल्द ही भारत में बूस्टर डोज और बच्चों के लिए वैक्सीन पर फैसला लिया जाएगा। वैज्ञानिक सलाह मतलब सरकार वैज्ञानिकों से सलाह लेने के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का इंतजार कर रही थी। ये पूछना तो बनता ही है ना। मतलब ये कैसा बहाना है कि वैज्ञानिक सलाह नहीं है इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं की गई है। आपने कितनी बार वैज्ञानिक सलाह मांगी है, कितने बार वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी रुकिए, अभी मत लगाइए। इस बात का कोई ब्यौरा अभी हमारे पास में है नहीं। बाकी जगह लग रहा है। सरकार क्यों नहीं लगा रही है, क्या उसकी एक वजह टीकों की अवेलेबिलिटी है, ये हम अभी नहीं जानते क्योंकि बताया नहीं। खैर, फिर से लौटते हैं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर। बच्चों की बात आई है तो सवाल ये कि क्या इस वेरिएंट से बच्चों को ज़्यादा खतरा है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों की तरफ से ये जानकारी आई है कि बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है। वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज की वैज्ञानिक वसीला जसेट ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन में तेज़ी आई है। अस्पताल में भर्ती करने की जिन्हें ज़रूरत पड़ रही है उनमें सबसे ज़्यादा 60 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के लोग हैं अब भी, और दूसरे नंबर पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। एक ट्रेंड दक्षिण अफ्रीका में भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता वैज्ञानिक रिसर्च नहीं आई है, इसीलिए ये मानने का भी कोई आधार नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों के लिए ज़्यादा वल्नरेबल उन्हें बना देता है बच्चों को। अब आते हैं इस सवाल पर कि ओमिक्रॉन के संक्रमण पर अभी तक ज़्यादा किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय क्या है, सीधे उसी को सुनाते हैं आपको। जो अभी तक, क्योंकि हमें दिल्ली में एक भी मामला सामने नहीं आया, पर जो मामले हांगकांग में, साउथ अफ्रीका में सामने आए हैं, उनको यदि हम देखते हैं तो ये कि इनमें हल्का बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, बदन में दर्द होता है और एक्सट्रीम वीकनेस आती है। यानी कि ये उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है जो अडल्ट एज ग्रुप के हैं। और दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन मिला है उसको भी ये ओवरकम कर रहा है, इम्यूनिटी को भी ये ओवरकम कर रहा है, ये जो नया जो वेरिएंट है। और इसके साथ साथ ही अभी हमें, क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा जो वायरस है उसका अभी आने वाले टाइम में डिटेल्ड उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, उसका कितना कॉम्प्लिकेशन होगा, उसका फेफड़े पे या बाकी अंगों पे क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। और आखिर में सवाल ये कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैलता है तो इसका बचाव किस तरह से करें। क्या कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई नई चीज जोड़नी पड़ेगी? डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये बताते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कि आपको मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करनी है। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत इन्फेक्शियस है, फैलने की शक्ति बहुत है, तो आप बिना वजह बाहर ना जाएं, जब भी जरूरत हो वही काम करें। थोड़े ही दिन की बात है, इसके बारे में हमें बहुत पता लग जाएगा। और इसका अगर बहुत माइल्ड ही है और ज्यादा नहीं फैलता है तो हम अपने कामों में अच्छी तरह से लग सकते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि अगर आप कोरोना नियमों को लेकर ढीले पड़ गए हैं, मास्क पहनने को झंझट समझने लग गए हैं, बाहर से आने पर हाथ धोना आपने बंद कर दिया है, तो अब फिर से शुरू कर दीजिए। अभी संक्रमण बहुत शुरुआती स्टेज में है इस नए वेरिएंट का। अभी देश में रोजाना वाले आंकड़े करीब 9000 के आसपास हैं। संक्रमण ना बढ़े और बीमारी हम तक ना पहुंचे, इसके लिए हमारे हिस्से की तैयारी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर आपका टीका ड्यू है या टीके की पहली या दूसरी डोज ड्यू है, ज़रूर लगवा लीजिए। सरकार के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आपको सिर्फ बुक करना है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना चाहते हैं या आप फ़ोन चलाने में या लैपटॉप चलाने में, सिस्टम चलाने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सीधे किसी टीकाकरण केंद्र में जाइए, अपना आधार कार्ड लेकर के, अपनी डिटेल्स लेके, आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत उसी जगह पे होगा और आपको डोज लगा भी दी जाएगी अगर आपकी ड्यू हुई तो। इतना काम प्लीज़ कर लीजिए। आखिर में कू की राय। आज का सवाल था कि देश में ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं, क्या चुनावी रैलियों जैसे भीड़ वाले आयोजन अब बंद होने चाहिए? हाँ में जवाब दिया है 86% लोगों ने और ना में जवाब दिया है 14% लोगों ने।
वैसे जब हम चुनावी रैलियों को भीड़ कह रहे हैं तो हम शादियों को भी भीड़ कह रहे हैं, हम बर्थडेज को भी भीड़ कह रहे हैं, हम सारी भीड़ों को भीड़ कह रहे हैं। लेकिन चुनावी रैलियों का इसलिए नाम लिया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ चुनावी राजनीति में लगे लोग ही जुटाते हैं। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर हमें फॉलो कर लीजिए। आप कूपर हमसे अलग अलग मुद्दों पर हमारी राय भी सुन सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं और उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। #LTShow के साथ में कूप भी कर सकते हैं, हम उसे भी द ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। विदा लेने से पहले एक सूचना, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है एक सोशियो कल्चरल फेस्टिवल जिसका नाम रखा गया है लिट चौक। यहाँ मौजूद रहेंगी समाज के विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियाँ, जिनसे होंगी कुछ बातें और कुछ मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस। साथ ही देश भर से आएंगे प्रतिभाशाली कलाकार। हर शाम होगी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति, किताबें, हस्तशिल्प और खान पान के माहौल के साथ होंगी कुछ वर्कशॉप्स। आपका ललन टॉप इस फेस्टिवल का डिजिटल मीडिया पार्टनर है, तो आना मत भूलिएगा। 17 से 19 दिसंबर यशवंत क्लब इंदौर। शुभ रात्रि, मिलते हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद। नमस्कार।